हेलो गाइस, वेलकम टू पीके सो इंग्लिश क्लासेस। पीके सो इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है कि 12th का पूरा सिलेबस अपलोड कर लिया है। आप एक बार जाए तो अपने सिलेबस को देख लीजिए। तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आज चूंकि 12th का टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बिगिनर से नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट से आ रहा हूँ। यानी कि मैं अब आपके ग्रामेटिकल लेवल को स्टार्ट करेंगे 10 से। किससे स्टार्ट करेंगे? 10 से। तो टेंस है क्या? व्हाट इज टेंस? तो टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब कि वर्ब को चेंज करते रहिए, टेंस में परिवर्तन होता रहेगा, नो डाउट। क्लियर? तो सर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अनुवाद के आधार पर वाक्य टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम इट हैज ओनली 2 टाइप्स, 2 तरह के, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग टेंस का। तो यहाँ मारते हैं हेडिंग टेंस और डेफिनेशन लिख भी लेते हैं कि द चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। ठीक है? यानी कि क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम काल कहते हैं। जो हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो टेंस को अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो आ जाएगा टेंस आपका 3 कैटेगरी में। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 2 फ्यूचर। यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान ये है भूत और ये है आपका भविष्य। ये 3 है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप चाहे तो यहाँ पर टेंस लगा सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सॉरी, यहाँ पर फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं। तो टेंस कितने भाग बांटे? तो 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब बात आता है कि सर हमको टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टेंस? तो टेंस पढ़ने के लिए सबसे बड़ा बात है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जानकारी हिंदी में कंफर्म चाहिए, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल का भी नॉलेज होना चाहिए, एग्रीमेंट का नॉलेज तो कंफर्म होना चाहिए, वर्ब का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल चले जाइए पीके सो इंग्लिश क्लासेस को, वहाँ पर जाकर आप इस जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है किस तरह के इशू बताए गए हैं। ठीक है? तो फिर आप जो है कि आकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब जो है कि हम सीधे डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो हेडिंग में आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को अगर कैटेगराइज करते हैं कि भाई प्रेजेंट को अगर बांटेंगे तो कितने भागों में? तो देखिए, नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट कहेंगे इसको, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट। यहां पर आएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहां पर आएंगे तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? चौथे नंबर में आएंगे तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैंने अपने YouTube चैनल पर टेंस को शॉर्ट टर्म में भी पढ़ाया है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं इस चीज को। तो प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि अब मतलब कि प्रेजेंट में जाइए तो भी उसका 4 कैटेगरी है, पास्ट में जाइए तो पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि अब सभी टेंसों को इस 4 कैटेगरी में बांट देना है। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा आगे निकल कर, है ना। तो अब शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आ जाते हैं सिंपल
प्रेजेंट टेंस। तो मेरे दोस्त मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो आप टेंस पढ़ रहे हो बेसिक टेंस है। कौन टेंस है? बेसिक टेंस है। इसमें टाइम एंड टेंस में मत उलझिएगा। टाइम एंड टेंस में इसके बाद वाला वीडियो आपको जारी करूंगा, उसमें टाइम एंड टेंस रहेगा, ताकि आप बेसिक टेंस जान जाओ तो आपको टाइम के साथ टेंस को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी वाक्य में क्या होता है कि पहचान क्या होता है। तो यहां पर लिख लो पहचान क्या है, पहचान लिख लो। तो पहचान में क्या होगा कि पहचान में लिखते हैं कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती लगा, ता ते ती है, लगा रहता है। यानी कि आप इसको चाहे तो ओरली पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, मैं लिखवा देता हूं। जरा दीर्घ उतरिए में से जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों पर करते हैं। ठीक है, तो पहचान अब हो गया। यानी कि जब भी कोई वाक्य आएगा, जब उसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, है ना, तो हम उसे अनुवाद जब करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के नियम पर करें। तो अब स्ट्रक्चर यानी रूल्स लिख लेते हैं इसका। तो देखिए रूल्स पहले आते हैं, अफर्मेटिव रूल्स लिखते हैं, है ना। अब बात आता है यहीं से आपका झमेला शुरू कि क्या मेरे बच्चे जो आज हमसे टेंस पढ़ रहे हैं वो जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो पीके सर बता देंगे। मैं बता रहा हूं भाई कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य के बोलते समय हमारा मुड़ी ऊपर से नीचे की तरफ झूल रहा हो, यानी कि जिस कथन से वक्ता अपने क्रिया को स्वीकार करता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। जैसे राम बाजार जाता है मतलब हाँ का बोध हो रहा है, राम आम खाता है तो हाँ के बोध हो रहा है। माने जिस वाक्य से हाँ का बोध होता है हम उसे कहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, तो यहां पर आ जाइए। तो क्या होगा उसका रूल्स? तो पहले लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब प्लस क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट। मैं जब अपने क्लास में पढ़ाता हूं तो ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं सब्जेक्ट वर्ब 1, वर्ब में एस और ईएस। बोलो सर ये क्या है? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में एस और ईएस लगाइएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब में एस ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बोला सर एग्जाम्पल बताइए। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल ले ही लो। एग्जाम्पल है राम आम खाता है। ठीक है, तो मतलब पहले सब्जेक्ट लाना है। अब लोग मेरे स्टूडेंट अब बोल रहे हैं कि सर हमको तो पता नहीं लग रहा है इसमें सब्जेक्ट कौन है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। आज के बच्चे हो ना, जितना मोबाइल हमें नहीं चलाने आती है वो तुमको चलाने आती है, फिर क्यों बोलोगे कि नहीं पीके सर हमको नहीं आता है भाई। लेकिन बहुत ऐसे हैं अभी भी 1947 में जी रहे हैं। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो डायरेक्ट परीक्षा देने आए हैं, इससे पहले जो है कि इंग्लिश को देखे भी नहीं, यानी मौसी की तरह भी नहीं देखे, इसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे इससे कोई रिश्ता ही नहीं है। इंग्लिश को हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे 10 तक देखना नहीं चाहते हैं, हमारे टीचर दिखाना नहीं चाहते हैं, बोलते इंग्लिश में क्या रखा है यार, इसको पढ़कर टाइम बोर करो, चलो मैथ पढ़ते हैं। तो मैं बोलता हूं कि सर अब इंग्लिश आ गया है, अब इसको भी मैथ में कन्वर्ट कर दीजिए, राम प्लस श्याम बराबर सीता हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है, इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिहार बोर्ड का स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। तो बोलिए सर सब्जेक्ट कौन है? तो देखो भाई कि सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। तो यहाँ पर राम आम खाता है तो क्रिया हो रहा है कौन? खाना। तो कौन खा रहा है? तो राम। तो जो क्रिया को करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। और क्या खाता है? तो आम। तो जिस काम को करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हो गया ना, हो गया। तो भाई तब हो गया। तो चलिए सर जी अब इसको अनुवाद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे राम, है ना। अब हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया, हम वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब कहाँ है? खाना,
है ना। तो बोलेगा सर हमको तो वर्ब समझ में आता ही नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगा हो लेकिन नाना के छोड़ के, ऐसा नहीं नाना को भी क्रिया मान लेना तो फिर नानी सब्जेक्ट हो जाएगी। तो जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, यानी जिस हिंदी शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, यानी वह शब्द जो शरीर में गुदपन ला दे, जो गति ला दे, जो हमें हिलने डुलने के लिए बाध्य कर दे, मूवमेंट करने के लिए बाध्य कर दे, उसे बोलते हैं क्रिया। तो यहाँ पर राम शरीर में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, आम नो हिलिंग डुलिंग, लेकिन खाता तो हाथ चल रही है, अगप मार रहे हैं, मतलब क्रिया हुई है। तो क्रिया कौन है? खाता। तो खाता क्या होगा? ईट्स। बोले ईट होगा। तो बोलिए कि सारे में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो बॉल वाला थोड़े में लगता है ईट्स है। ईट राम सिंगुलर हईते है, आए ना यहाँ ईट सिंगुलर हईते थोड़े लगते। बाबू ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पर है बात थोड़ा अलग सी। वो क्या है कि राम तो यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन भर प्लुरल है। बोले अच्छा सर जी एरा बना रहे हैं हमको। नहीं भैया एरा नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं क्या है ना कि हम किसी भी क्रिया के अंत में एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। बोला बड़ा गजब है सर जी, आपको पढ़ाने नहीं आता है। तो मैंने कहा कि भाई तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है। नाउन प्लस एस और एस बराबर प्लुरल। किसी भी सिंगुलर नाउन में एस और एस लगाकर, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं राइस में लगाकर राइसेस बना देना, उसको मिल्क में एस लगाकर मिल्क्स बना देना, तो ऐसा बात नहीं है। बात है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस और एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं? उसको बनाते हैं प्लुरल। उसका ठीक उल्टा अगर किसी भी वर्ब में एस और एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। बोला सर जी का मतलब हुआ कि वर्बवा पहले से प्लुरल में रहता है। सही पकड़े हो कि वो प्लुरल में ही रहता है। किस में रहता है? प्लुरल में। तो अब इसको हम सिंगुलर बना ही लेते हैं। तो राम क्या है? सिंगुलर है। बोला सर पता नहीं लगा राम कैसे सिंगुलर है। तो चलो इसको भी कहानी खत्म करते हैं। राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। जिस शब्द से, जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो उसे बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन मान लो। ईट्स है ना। अब लगाते हैं कि क्या खाता है, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या खा रहा है? मैंगो। तो लिख देते ए मैंगो। राम ईट से मैंगो। बोले सर जी एक काहे लगाएं? आपने यहाँ एक नहीं लिखा है। तो देखो मैंने यहाँ एक लिखा चाहे नहीं लिखा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैंगो को पहले ये लगेगा। बोले जबरदस्ती है? तो जरूर जबरदस्ती है मेरे भाई, लगाना पड़ेगा। बोला क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक आर्टिकल ए एन द का रहना आवश्यक है। इसीलिए हम क्या किए हैं? ए लगा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके पैटर्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है? तो सर ठीक है, तो ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। रूल्स में आते हैं आगे बढ़ के नेगेटिव में। किस में आते हैं? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में रूल्स क्या है? तो पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से क्या करते हैं? एक आप प्लस वर्ब वन, आप प्लस ऑब्जेक्ट। बोला सर जी अब ए में एस और यस ना लगाएंगे? वरना ही लगाएंगे, क्योंकि पहले लगा लिया है यहाँ पर ना, एग्रीमेंट यहीं से कर लेंगे। तो डू का प्रयोग प्लुरल के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। ठीक है जी। तो अब देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं महेश किताब, सॉरी यहाँ पर नोट लगेगा मेरे भाई, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। महेश किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है? अब इसको हमको अनुवाद करना है, करें। तो आप तो सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में जो रहेगा वो सब्जेक्ट क्या है ना। तो लगाएंगे महेश। ठीक है? महेश। ठीक। अब डू या डज में से कोई एक लेना तो महेश सिंगुलर है तो डज लेंगे। महेश डज। अब क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब कौन है? पढ़ना, तो लगाएंगे रीड। अब क्या पढ़ रहा है? तो क्लियर? तो चलिए अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में। किसमें आते हैं? इंट्रोगेटिव में। तो आ गए इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, है ना। तो ये है इंट्रोगेटिव यस यानी कि सिंपल। इंट्रोगेटिव यस यानी कि सिंपल। रूल्स क्या है? तो डू या डज। क्या करते हैं? डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शुरू में क्या लगा रहता है? क्या राजू स्कूल जाता है? साइन अप इंट्रोगेशन।
तो अब क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट शुरू में कर लेना था। राजू सिंगुलर है तो क्या करेंगे, डज ले लेंगे। क्या करेंगे, डज। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट राजू, हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट ले लिए तो भाग बचा, तो जाता का क्या होगा, गो। अब इसमें ये यस और यस मत लगाना क्योंकि एग्रीमेंट पहले हो गया है। तो गो राजू गो टू कहाँ, तो स्कूल, साइन अप इंट्रोगेशन। ठीक है, तो चलो भाई, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कहानी। अब कहिएगा सर कि एक और आ गया ना WH, जो आप बोलते हो, है ना, तो WH रूल्स भी लिखवा लेते हैं। तो WH रूल्स में क्या होता है कि WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट साइन अप इंट्रोगेशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, इसको बनाते हैं, वह क्यों रोता है। ठीक है, तो यहां देखिए बीच में क्यों आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब जिस शब्द के सहायता से प्रश्न पूछा जाता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड या WH क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, पहले निकाल लेंगे तो वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, अब हमको डू डज में से एक लेना है, तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है तो डज ले लेंगे, वाई डज। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या है, वह, तो ही, है ना। उसके बाद वर्ब क्या है, रोना, तो वी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पांचों पैटर्न समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अगर इंट्रो नेगेटिव बनाना है इसको, तो आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, इंट्रो नेगेटिव इसका बन जाएगा। मैं एक सिंपल दिखा दे रहा हूं, जैसे राम वह क्यों रोता है, तो मान लीजिए वह क्यों नहीं रोता है अगर करेंगे तो क्या हुआ, वाई डज ही, या यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट वी, बन जाएगा। तो चलिए, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आपको, आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि बेसिकली आप लोग को बहुत मुझे समझाना था इसलिए, लेकिन अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम जो है कि टेंस को मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।